नमस्कार साथियों, मैं पारस नाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट 2011 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षण विधियां के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। यूपी टेट एग्जाम में प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट करते हैं, इसलिए यदि आप लोग यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी शिक्षण के विधियों के सिद्धांत पर, सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, डी शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर। साथियों, इसका सही जवाब है सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया संबंधित है। ए मानसिक विकार से, बी गणितीय विकार से, सी पठन विकार से, डी व्यवहारिक विकार से। साथियों, इसका सही जवाब है सी पठन विकार से। इस तरह के प्रश्न बार बार रिपीट करते हैं। विकार से संबंधित जो टॉपिक है महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखना, इसे अच्छे से तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, बी विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों के द्वारा, सी विशेष विद्यालयों में, डी विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। साथियों, इसका सही जवाब है ए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। अगला प्रश्न है, अधिगम का पराक्रम में अभिप्रेरण ए सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, सी एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। साथियों, इसका सही जवाब है डी नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चों को ए निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना उचित है, बी उनके दैनिक कार्य में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, डी कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है सी कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ए श्रव्य साधन, बी दृश्य साधन, सी दृश्य श्रव्य साधन, डी इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही जवाब है बी। बहुत ही सरल प्रश्न है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है, तो श्यामपट्ट है, जाहिर सी बात उसमें लिखते हैं आप लोग तो दिखता है, तो दृश्य साधन। श्रव्य में वो आते हैं जिससे हम सुन सकते हैं, जैसे ऑडियो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ए श्यामपट्ट पर लिखना, बी प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी। कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है, तो श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, तीनों अर्थात सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें ए कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, डी स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। साथियों, उसका सही जवाब है सी लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा की किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन किया। ए टीपी नन ने, बी स्पेंसर ने, डी फ्रोबेल ने, डी मंटेसरी ने। साथियों, इसका सही जवाब है सी फ्रोबेल ने। किंडर गार्डन पद्धति का प्रतिपादन फ्रोबेल जी ने किया था। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है। आप ए बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी अभिभावक को लिखेंगे, सी आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। साथियों, दंड देना नकारात्मक में आता है और बच्चे की उपेक्षा करेंगे ये भी नकारात्मक में आता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। बच रहा है ऑप्शन बी और सी, अभिभावक को लिखेंगे, और सी
आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। इन दोनों में ज़्यादा अच्छा आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, अर्थात 10 का सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, बचपन की सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए, बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। बी, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। सी, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। साथियों, इसका सही जवाब है डी, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि ए, बच्चे को बोलने की परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। सी, निम्न कोट के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के विशेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। साथियों, इसका सही जवाब है डी, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। अगला प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ए, सुनिर्मित पाठों में। बी, स्वतंत्र अध्ययन में। सी, नियोजित निर्देश में। डी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। साथियों, इसका सही जवाब है बी, स्वतंत्र अध्ययन में। अगला प्रश्न है, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप ए, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, ध्यान रखना नहीं देंगे। सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। डी, उसके अभिभावक को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। साथियों, इसका सही जवाब है सी, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं हैं तो आप ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो वह आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। अगला प्रश्न है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। ए, संवेदन प्रणोद अवस्था। बी, औपचारिक अवस्था। सी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। साथियों, इसका सही जवाब है डी, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है तो उसे कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। यह 7 से 11 वर्ष के बीच में होता है। अगला प्रश्न है, बच्चों को बौद्धिक विकास के 4, ध्यान रखना, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ए, कोलबर्ग द्वारा। बी, एरिक्सन द्वारा। सी, स्किनर द्वारा। डी, पियाजे द्वारा। साथियों, इसका सही जवाब है डी, पियाजे द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। इसके 4 स्तर हैं। 4 स्तर कौन कौन से हैं? ए, संवेदी गतिका अवस्था 0 से 2 वर्ष। बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। सी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। साथियों, अगला प्रश्न है, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावक की भूमिका होनी चाहिए। ए, निषेधात्मक। बी, अग्रसक्रिय। सी, संवेदनात्मक। डी, उदासीन। साथियों, इसका सही जवाब है बी, अग्र सक्रिय। अगला प्रश्न है,
बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ए, खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, डी ऑडिटोरियम में, डी गृह में। साथियों इसका सही जवाब है बी, विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में। अगला प्रश्न है, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? ए, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, डी, कक्षा में पूर्ण नीरसता। साथियों इसका सही जवाब है सी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है? ए, श्यामपट्ट का प्रयोग करना, बी, चर्चा करना, सी, कहानी कहना, डी, प्रश्न पूछना। साथियों इसका सही जवाब है डी, प्रश्न पूछना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ए, या उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, बी, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, सी, या समय बिताने में सहायक करेगा होगा, डी, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। साथियों इसका सही जवाब है डी, या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? या सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न है, परिवार एक साधन है? ए, अनौपचारिक शिक्षा का, बी, औपचारिक शिक्षा का, सी, गैर औपचारिक शिक्षा का, डी, दूरस्थ शिक्षा का। साथियों इसका सही जवाब है ए, अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? ए, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी, अनुशासन की अनुभूति को विकसित, सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर, डी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। साथियों इसका सही जवाब है सी, आदर्श रूप में बर्ताव कर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप में बर्ताव कर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी, कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, डी, एक सशक्त होना। साथियों इसका सही जवाब है सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? ए, उसे पहले पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, बी, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। अगला प्रश्न है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणतः आधारित होती है? ए, उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर, बी, उनमें समकक्षी की अभिवृत्ति पर, सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। साथियों इसका सही जवाब है ए, उनके अभिभावक के चित्तवृत्ति पर। अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। आप ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे, डी, उनमें उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका सही जवाब है सी,
ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ए, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। बी, उसका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है सी, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। उनके पर्याप्त धन संपदा है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, ये भी गलत है। उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, ये भी कोई मतलब नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ए, व्यक्तित्व निर्माण में। बी, कक्षा शिक्षण में। सी, अनुशासन में। डी, उपरोक्त सभी। साथियों, इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, उपरोक्त सभी। साथियों, यहाँ थे यूपी टेट 2011 के सीडीपी के 30 प्रश्न। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी और विषय या टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। यदि आप लोग चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।